नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ डॉक्टर मीना शर्मा। पिछले 5 दिन से राजस्थान की राजनीति में सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहा है जिसका नाम है लाल डायरी। लाल डायरी को लेकर जिस तरह की सियासत हो रही है उसमें देश के प्रधानमंत्री भी शामिल हैं और राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। कल देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के शेखावाटी इलाके में जब कहा कि लाल डायरी में राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार की जो किताब है वो खुलेगी, वहीं दूसरी तरफ उसी वक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने घर पर लाभार्थियों से संवाद कर रहे थे और उस वक्त उन्होंने कहा कि लाल डायरी जैसी कोई चीज है ही नहीं। यानी कि जिस बात को लेकर विधानसभा में एक विधायक के साथ मारपीट की गई, मारपीट भी सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्रियों द्वारा की गई। एक विधायक के साथ विधानसभा के फ्लोर पर सरकार के मंत्री और विधायक जिस लाल डायरी के डर से मारपीट करते हैं, अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऐसी कोई लाल डायरी नहीं है। तो देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, देश के प्रदेश के विधायक और राज्य के पक्ष और विपक्ष के नेता जिस लाल डायरी को लेकर तूफान मचाए हुए हैं, जिस लाल डायरी को राजस्थान में मुद्दा बनाना चाहते हैं, क्या राजस्थान की जनता बिना उसका सच जाने इस चुनाव में लाल डायरी के नाम पर वोट डालेगी? ये सवाल आज इसलिए लाजमी है क्योंकि 3 महीने बाद लगभग चुनाव की स्थिति लगभग स्पष्ट हो जाएगी। उससे पहले जब कल बीजेपी के एक सांसद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े थे, तो उन्होंने कहा था कि लाल डायरी में क्या कुछ है उसकी जांच होगी। जांच में कितना समय लगेगा ये हम कह नहीं सकते। तो इसका मतलब साफ है कि राजस्थान में जिस तरह की स्थिति है उसको लेकर जनमानस में लाल डायरी के नाम पर कांग्रेस और बीजेपी सियासत करना चाहती है। इस सियासत में उन्हें कितनी कामयाबी मिलेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जनता राजनेताओं के जाल में सच्चाई को जाने बिना नहीं फंसे। इसीलिए आज अगले 1 घंटे हमारे खास मेहमानों के साथ हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से प्रतिष्ठा यादव, कांग्रेस से मदन प्रजापत, ओम सैनी जी वरिष्ठ पत्रकार और अनिल चतुर्वेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े और हमारे सहयोगी वत्सन जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो शुरुआत मदन प्रजापत जी आपसे ही करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कोई लाल डायरी नहीं है, नहीं थी। मुख्यमंत्री ने इतनी स्पष्टता इससे पहले नहीं की थी, नहीं की है। मुख्यमंत्री के इस स्टेटमेंट का क्या मतलब जनता समझे? मदन प्रजापति। देखिए मीना जी, लाल डायरी थी नहीं थी, आज मुख्यमंत्री जी 4 दिन बाद में बोले हैं, लाल डायरी पे कुछ मुंह खोले हैं, लेकिन ये जनता है सब जानती है। आप कह रहे हैं लाल डायरी में कुछ नहीं था। अगर लाल डायरी में कुछ नहीं था और आप वास्तव में आपकी ईमानदारी थी तो आप लाल डायरी को सदन में टेबल कर देते और उस लाल डायरी को सफेद कर देते, सबके सामने आ जाता, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। लेकिन जैसे ही लाल डायरी दिखाई, 70 साल के बुजुर्ग मंत्री झपट्टा मार के उस लाल डायरी को फाड़ के और छुपाना चाहते थे। ऐसा क्या था उस लाल डायरी में जिसको छुपाना चाहते थे? ऐसे कौन से राज दफन थे जिसको छुपाना चाहते थे? ये वही मुख्यमंत्री हैं जो राजेंद्र गुडा के घर जाते हैं, उनके बेटे का जन्मदिन का केक काटते हैं और कहते हैं कि राजेंद्र गुडा तो भगवान है मेरे लिए, वो ना होते तो मेरी सरकार नहीं होती। और सरकार कैसे बची है, राज्यसभा के सांसद कैसे बने हैं, बसपा से कांग्रेस में विलय कैसे हुआ है, कैसे जो है आपके खुद के पुरानी बातों में चले गए, पुरानी बातों में चले गए मदन जी आप। नहीं, मैं पुरानी में नहीं गया हूं, मैं लाल डायरी के अंदर क्या है उसका जवाब दे रहा हूं। जो राजेंद्र गुडा जी ने कहा है वही बता रहा हूं मैं आपको। राजेंद्र गुडा जी ने कहा है कि लाल डायरी में राज्यसभा चुनाव का हिसाब था, लाल डायरी के अंदर बसपा से इधर आए उसका हिसाब था, लाल डायरी में निर्दलियों को खरीदा उसका हिसाब था। और ये तो खुद धर्मेंद्र राठौड़ जी मान चुके हैं कि मैं रोज एक डायरी लिखता हूं दैनिक दिनचर्या की। वो लाल डायरी उस दिन ये भी मान चुके हैं और खुद सदन के जो नेता हैं शांति धारीवाल,
आप लोगों से प्रेस वार्ता के अंदर उन्होंने कहा है कि हाँ, धर्मेंद्र, जिस दिन ईडी की रेड हुई थी उस दिन धर्मेंद्र प्रधान के घर पे राजेंद्र राठौर, ये माफ कीजिएगा, राजेंद्र गुडा गए थे, और गए थे, लाल डायरी लेके भी आए थे, और यही डर था, ये भी दर्शाता है मीना जी कि ये डर था जब यही राजेंद्र गुडा ने सरकार के खिलाफ होके और बोला तो ये मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं हुई कि उनको बर्खास्त कर दें। यही डर था जिसके कारण शांति धारीवाल जी का अलाइनमेंट चेक करवाने के लिए बोला, बर्खास्त नहीं किया गया। सरकार के खिलाफ तो सदन में बोले ही नहीं वो, जब जब सरकार के खिलाफ बोले तब तब तो राजेंद्र गुडा के ऊपर कार्रवाई करने में अक्षम थे मुख्यमंत्री। कार्रवाई तो इसलिए की गई है कि वो महिलाओं के सम्मान में बोल दिए। और मैं तो फिर आपके चैनल के माध्यम से एक बार बोलता हूं, जब लाल डायरी मुख्यमंत्री जी कहते हैं तो हम तो भरोसा कर लेते हैं मुख्यमंत्री जी पे, राजस्थान की जनता भी कर लेती है, लेकिन मुख्यमंत्री जी इस लाल को सफेद सदन में करवा देते आप। क्यों नहीं आपने टेबल करने दी? क्यों नहीं आपने उसका दूध का दूध और पानी का पानी होने दिया? ये सत्य है। आज आप कितनी सफाई दें 4 दिन बाद में, आज कितना ही आप राजस्थान की जनता को राहुल गांधी समझे, लेकिन अब राजस्थान की जनता आपके बहकावे में आने वाली नहीं है। राजस्थान की जनता को पता चल गया है आपकी लाल डायरी आपको पीला, नीला, हरा, गुलाबी सब करके जाएगी राजस्थान में से। जी प्रतिष्ठा यादव जी, क्या वजह है विधानसभा की, प्रतिष्ठा यादव जी, क्या वजह है कि विधानसभा की प्रोसीडिंग से ही इस लाल डायरी के प्रकरण को हटा दिया गया? देखिए मीना जी, जैसा कि मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है, ये स्पष्ट है कि इस तरह की कोई चीज नहीं है, ये केवल और केवल बीजेपी का इवेंट मैनेजमेंट का ही एक हिस्सा है। आप एक चीज देखिए कि लाल राजेंद्र गुडा बीजेपी के नहीं है। मेरा सवाल प्रतिष्ठा जी ये था कि विधानसभा, अगर आप तो मैं भी आपके हर पॉइंट पे बोल सकती थी, आप मुझे पहले नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं नहीं बोलूंगा, मैं तो कह रहा हूँ राजेंद्र गुडा बीजेपी के नहीं है, आपने बीजेपी का नाम लिया इसलिए बोला नहीं। राजेंद्र गुडा जी क्या है, ये तो राजेंद्र गुडा कांग्रेस के विधायक हैं, राजेंद्र गुडा आपकी सरकार बचाने वाले हैं। राजेंद्र गुडा जो है वो है, ये बोलो, आप बीजेपी का नाम मत लो। वो क्या है, आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए। लाल डायरी लेकर गुडा जी संसद विधानसभा में पहुंचे, और विधानसभा में पहुंचने के बाद कुछ टाइम बाद ही बीजेपी के हर विधायक के हाथ में लाल डायरी थी, तो वो कहां से आई? क्योंकि आप लोगों ने पहले से ही आप प्रायोजित वो सारा इवेंट मैनेजमेंट का हिस्सा था। और दूसरी बात कि अगर उस डायरी को फाड़कर, जो गुडा जी जैसा कह रहे हैं कि वो लेके आए, तो उसकी जीरोक्स उन्होंने रखी तो और बहुत सारी जीरोक्स होगी उनके पास, तो एक ही तो होगी नहीं। रखते क्यों नहीं मुद्दे? गोल गोल क्यों घुमाया जा रहा है? पब्लिक को क्यों बेवकूफ बनाया जा रहा है? अगर आपके पास पॉइंट है तो रखिए। तो दूसरी बात, ये मदन प्रजापति जी बोल रहे थे, सुन रही थी, तो ये कह रहे कि महिलाओं के सम्मान के लिए बोले तब की बात है। महिलाओं का कितना सम्मान कौन करता है, ये इस देश की महिला बहुत बेहतर तरीके से देख चुकी है और जानती भी है। ये मुद्दा 2013 में था आपका, अब नहीं है, अब ये हो चुका है। ये इस देश की महिलाओं ने समझ लिया है। जो मणिपुर की बहनों के साथ जो कुकृत्य हुआ और उसके बाद सरकार मौन, प्रधानमंत्री मौन, वहां जाकर खबर तक नहीं दे पाए हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय, ये बड़े शर्म की बात है। अब तक सरकार बर्खास्त हो जानी चाहिए थी। इतनी पीड़ादायक घटना इतिहास में पहले कभी नहीं हुई। आप उस पर एक शब्द आपके प्रधानमंत्री आए शिखर नहीं बोले। किसानों के सम्मान से संबोधन करने आए थे, लेकिन किसानों का कोई, मुझे लगता नहीं सबसे ज्यादा उन्होंने किसानों के बारे में बोला होगा, क्योंकि ये उनका एक भय है। ये लोग मान चुके हैं कि जिस तरह से गहलोत सरकार ने आम आदमी के साथ खड़े होकर आम जनता की सेवा की है, इस संकट के समय में आम आदमी के साथ गहलोत सरकार खड़ी हुई है, उससे ये लोग भयभीत है। हमारी सरकार जो महंगाई से राहत देने में जनता को सफल हुई है, उससे भयभीत है, और उस चीज को काट निकालने के लिए, मणिपुर के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए इन लोगों ने एक इवेंट मैनेजमेंट किया। प्रधानमंत्री विपक्ष की एकता पर बोलते हैं, लेकिन मणिपुर पर 2 शब्द बोलने को तैयार नहीं है। ये बड़े शर्म की बात है। देश ने आज आपका चाल चलन और चरित्र देख लिया है। देश की बेटियां जो देश के लिए मेडल लेके आई थी, वो अपनी एक FIR के लिए, सजा मिलना और ना मिलना तो अलग विषय है, FIR के लिए भी सुप्रीम कोर्ट को
दखल देना पड़ा। ये आपका पूरा चेहरा आपके प्रधानमंत्री और आपका पूरे देश ने देखा है किरण जी। तो आप नारी सम्मान की तो बात ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है। आप डरे हुए हैं, जनता किसको जवाब देगी, तो कौन आने वाला करेगा? समय ही आप बता करेंगे? देगा। लेकिन निश्चित रूप से कि गहलोत साहब आम आदमी के बेटे के रूप में खड़े हुए हैं और इस चीज से आप परेशान हैं क्योंकि आपके पास काम करने का कोई विजन नहीं है। आपने महंगाई को बढ़ाकर कई गुना कर दिया है। आपके आज टमाटर से लेके छोटी छोटी चीजों के लिए हर आदमी को मध्यम वर्ग पूरी तरह से जूझ रहा है महंगाई से। उस पर आपकी रात का आपने 2024 में किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, उस पर प्रधानमंत्री 2 शब्द नहीं बोल पाए। 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष के हिसाब से 18 करोड़ नौकरियां युवाओं की कहाँ है, उस पर 2 शब्द आप बोलने के लिए तैयार नहीं है। नारी सुरक्षा को भी आपने 2015 में मुद्दा बनाया था, बाद में आपने उसको जुमला करार दे दिया। ये इस देश की बहनों ने, बेटियों ने अच्छे से देखा है। मैं आपकी बात पूरी नहीं मदन जी प्लीज, हो गई आपकी जी बात पूरी प्रतिष्ठा जी। लेकिन प्रतिष्ठा जी, मेरा सवाल ये था कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि लाल डायरी नहीं है, नहीं थी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने ये बात नहीं कही। इससे पहले कांग्रेस सरकार के मंत्रियों ने, विधायकों ने अलग अलग समय पे लाल डायरी को लेकर अलग अलग बयान दिए थे। आपको मालूम है, उनकी जानकारी है? देखिए, हर किसी का बयान, मान लो मैं बोल रही हूँ तो मैं मेरे शब्दों में बात रख रही हूँ। हर किसी का अपना अपना विचार है, वो क्या सोचकर किसने बयान दिया इसके बारे में मैं उनकी के बारे में तो टिप्पणी नहीं कर सकती कि उन्होंने क्या सोचकर किसने बयान दिया। लेकिन एक चीज तो सत्यता है कि आप दो चीजों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर लाल डायरी कुछ है तो गुड़ा जी के पास और होगी, वो उस चीज के तथ्य सामने रख सकते हैं, ऐसा है नहीं। दूसरी बात कि गुड़ा जी के कुछ वीडियोस मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखे हैं कि उन्होंने खुद कहा कि वो लोग मुझे क्या मारते हैं, वो तो मेरे पेट के नीचे ही आते हैं। इस तरह के स्टेटमेंट भी उन्होंने दिए हैं। तो ये कोई चीजें नहीं है, ये एक राजनीतिक मूवमेंट इन्होंने बनाया है और बीजेपी के साथ मिलकर बनाया। बीजेपी के नेताओं के साथ में उनकी फोटो वायरल हो रही, हम देख रहे हैं उसके पैरों में बैठे हुए बीजेपी के नेता के पूरा पट्टा पट्टा डला हुआ। तो ये सब चीजें ये शो सिद्ध करती है कि इन लोगों ने पूरा मैनेजमेंट के माध्यम से शेखावाटी से आने वाले घनश्याम तिवारी, जो इस वक्त राज्यसभा में सांसद हैं और राज्यसभा के जो उपसभापति का पैनल है उसमें भी चुने गए हैं, आज घनश्याम तिवारी से राजेंद्र गुढ़ा के मिलने की तस्वीरें आशीर्वाद लेते हुए नजर आई है। अनिल चतुर्वेदी जी साफ है ना, साफ कर रही है कि ये सारा इनका इवेंट मैनेजमेंट था और क्या था। अब साफ ये है या साफ ये है कि कौन सी मंजिल पे सीढ़ी से गए थे, साफ ये है कि इनकम टैक्स के कौन से ऑफिसर के हाथ से डायरी छीनी थी, साफ ये है कि राजेंद्र गुढ़ा को लेकर धर्मेंद्र राठौड़ ने जो बयान दिया था, साफ ये है कि शांति धारीवाल ने विधानसभा के अंदर कागज फाड़े, साफ ये है कि विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री के कैबिनेट मंत्रियों ने और विधायकों ने अपनी सरकार के एक बर्खास्त मंत्री को मारपीट की। तो साफ तो बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए हम विषय पर फोकस रहे। प्रतिष्ठा जी विषय पर फोकस रहे ना, तो ज्यादा अच्छा है। आपकी बात पूरी 6 मिनट तक आपकी बात सुनने के बाद मैंने बात आगे बढ़ाई मेरे दूसरे मेहमानों के पास जाने के लिए। अनिल चतुर्वेदी जी, ओम सैनी जी, मैं आपके पास आऊंगी। अनिल चतुर्वेदी जी, आज मुख्यमंत्री का जो बयान आया है उससे पहले कई मंत्रियों ने और धर्मेंद्र राठौड़ से लेकर राजेंद्र गुढ़ा ने इस लाल डायरी के प्रकरण पर अलग अलग स्टेटमेंट, अलग अलग किस्से सुनाए। उन सब पर क्या मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद उन सब पर धुलाई हो जाएगी? देखिए, मुझे लग ये रहा है कि आपने पहले से मान लिया जो कुछ आज अखबारों में छपा है और जो कुछ कल भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे बोल रहे थे, इंक्लूडिंग चीफ प्राइम मिनिस्टर, वो सब जो बोल रहे थे वो बड़ा सच है। लेकिन ये सच नहीं इसलिए नहीं है कि जो कुछ हुआ है उसके लिए जिम्मेवार तो स्वयं ये विधायक महोदय ही हैं। इन्होंने ही सब कुछ बोला है, सारा सब कुछ बाहर आके, और उनके कहे हुए को हम आधार नहीं बना सकते क्योंकि वो तो उस कॉन्स्पिरेसी में एक तरीके से इन्वॉल्व हैं। उनके कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स बहुत सारी चीजें एस्टैब्लिश करते हैं। तो उनको जांचे बगैर हम ये कह दें कि लाल डायरी में क्या है, लाल डायरी में क्या है, तो इसका मतलब हम भी उसके शिकार हो रहे हैं। जो जिस तरीके से राहुल गांधी के लिए एक शब्द मदन जी ने इस्तेमाल किया वो नहीं करना चाहता मैं,
मैं प्रधानमंत्री के लिए वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, उनके लिए कहा जाता। उन्होंने जो सीकर में जाकर के सारा खुलासा करने की चेष्टा की है, और जो उससे पहले जो बातें हुई हैं, मुख्यमंत्री को आमंत्रित करके मुख्यमंत्री के जवाबों को बता करके साहब उनको नहीं बुलाया गया था, क्या जो कुछ सारा आज प्रकरण छपे हैं, सारी चिट्ठियां मिट्ठियां सब कुछ सामने आई है। देखिए, कुल मिलाकर के यूं लग रहा है कि ये कोई अगर लाल डायरी में कुछ कहा था, अगर है, क्योंकि ये कहना वो जो क्या कहते हैं धारीवाल ने मारा इनको या ठोका इनको, तो सच कह रहे हैं कि पेट में के पास में आते हैं धारीवाल इनके, और वो क्या ठोकेंगे, मतलब उनका क्या सिलसिला है। तो जिस तरीके का नाटकीय कार्यक्रम उन्होंने किया, जिसमें सच्चाई अगर होती तो वो तत्काल 1 सेकंड में सारी चीजें आउट करते कि देखिए लाल डायरी में ये है, और जो कुछ देखा है वो बता रहा हूँ। उन्होंने कहाँ से कथा गढ़ी है कि साहब 9 मंजिल पे जाकर के सीआरपीएफ के जवानों के बीच से खींच करके लाया, तब तो मेरे मुंह में रसगुल्ले ठोंसे थे, आज मेरे लात मार रहे हैं। दिस इज ऑल, ये सब बना बनाया खेल है, एक नाटकीय सारा खेल है, इसको नहीं एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। किया ये जाना चाहिए कि जो कुछ चर्चा हो उसके बाद में जो खींच के मुख्यमंत्री ले गए कि लाल टमाटर देखिए, लाल सिलेंडर देखिए, उनके बारे में सोचिए। जो कुछ आपने 8 बरस में जो कहा है उनके बारे में सोचिए, उनके बारे में बताइए राजस्थान की जनता को। अब हमारे 5 सवाल, उन्होंने अपने 5 डिमांड उनके सामने रख दी कि अग्निवीर नहीं, हमें स्थायी शेखावाटी स्थायी सैनिक चाहिए जो हमेशा भर्ती होते रहे, उनके भर्ती होने देना चाहिए। साथ साथ में ये कि ये जो किसानों का ऋण माफ करने का सिलसिला है, उसमें जो सार्वजनिक धन के लिए जो किसानों को जो पैसा देना है वो राज्य सरकार देने के लिए तैयार है, लेकिन आप नहीं कर रहे हो, इसलिए सारा सिलसिला बना हुआ है। सरकारी बैंकों के, दूसरे बैंकों के सारे भुगतान हो चुके हैं। 5 सवाल इस तरीके के दिए हैं। सीआरपीसी पूर्वी राजस्थान का जो पानी वाला सिलसिला है उसके राष्ट्रीय योजना बनाइए ताकि राजस्थान के 25 जिलों को पानी मिल सके और सब काम हो सके। वो सब बातें प्रधानमंत्री ने नहीं कही। प्रधानमंत्री ने नाटकीय अंदाज में उसी तरीके से जैसे कि अपना चुनावी संचालन करते हैं वो करते चले गए, और उसमें उन पर कोई टिप्पणी करना तो बेमानी है। इसलिए बेमानी है कि प्रधानमंत्री का पद एक सम्माननीय पद है, उस पर अगर कोई भी आदमी बैठता है, उस पर जवाहरलाल नेहरू भी बैठे थे, अटल बिहारी वाजपेयी बैठे और मनमोहन सिंह भी बैठे। उनका एक स्वरूप अलग किस्म का था, और इन प्रधानमंत्री का स्वरूप अलग किस्म का है। और मैं ये समझता हूँ कि इन सारी बातों के लिए जितनी उतावली हो रही है भारतीय जनता पार्टी, वो होना नहीं चाहिए, क्योंकि उधर से कुछ नहीं मिलेगा तो इससे कि राजस्थान में क्या काम हुआ क्या काम नहीं हुआ, जनता कितनी खुश है कितनी नाराज है, वो ठीक है। उसके लिए जो आंदोलन चल रहे हैं, उसके लिए जो जा रहे हैं, वो बात ठीक है। लेकिन ये कि साहब अब लाल डायरी पकड़ के बैठ गए आप, लाल डायरी में अगर कुछ होगा तो आ जाएगा, वो सारा सब कुछ सामने है जो कुछ है। और लेकर के एक साथ 25-25, 30-30 लोगों ने लाल डायरियां अचानक इकट्ठी कर ली और उनको उस पर लहरा रहे हैं वहां पर विधानसभा के अंदर, और साथ साथ में संसद में लहरा रहे हैं। ये क्या आप क्या समझते हैं कि लोग इतने नासमझ हैं? और कम से कम पत्रकार तो नहीं है, वो ठीक से समझते हैं कि नाटक किस तरीके से क्या हुआ। अगर ऐसा था, ऐसा हो, सच होता तो अब तक तो पता नहीं क्या क्या हो जाता। जो कुछ उन्होंने विधायक महोदय ने कहा है वो कितना कुछ आगे बढ़ जाता है। तो मेरा कहना यह है कि इन सब बातों पर विचार करने के बजाय प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा, प्रधानमंत्री की उन बातों पर चर्चा कीजिए, और साथ साथ में मुख्यमंत्री ने जो रिप्लाई दिया उनकी चर्चा कर लीजिए। इसको लेकर के कहां तक चलेंगे? ओम सैनी जी, मुख्यमंत्री ने कहा उस पर चर्चा करनी चाहिए, सदन पे वो शांति धारीवाल ने फाड़ दिया, उसको नहीं करनी चाहिए। जी प्लीज बीच में मत बोला करिए, प्लीज। ओम सैनी जी, ठीक 24 घंटे पहले का मैं आपको वीडियो लिंक भेजूंगी हमारे न्यूज 24 चैनल का, आप उसको 1 घंटे के पूरे वीडियो को सुनिएगा। कल मुख्यमंत्री ने जो मांगे आपने अभी बताई है उनसे हमने पूरी चर्चा की है, और उसके बाद प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा लाल डायरी को लेकर, उस पर हमने सवाल भी किया है कि क्या देश के प्रधानमंत्री को लोगों में चल रहे किसी विषय को उठाना चाहिए। इसलिए विषय ये नहीं है कि हमें क्या बहस और विचार करना चाहिए, विषय इस समय ये है कि मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है उसके मायने क्या है। अनिल चतुर्वेदी जी, मुख्यमंत्री ने आज जो कुछ कहा है, अगर हम ओम सैनी जी की बात को माने, मुख्यमंत्री की बात को माने, तो क्या वजह है कि मुख्यमंत्री जी राजेंद्र गुढ़ा के खिलाफ किसी भी तरह की इस भ्रम फैलाने के आरोप में कार्यवाही नहीं करते, राजस्थान की जनता को भ्रमित करने के आरोप में अपनी सरकार के पूर्व मंत्री के खिलाफ और आज विधायक के खिलाफ उनकी पार्टी के कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री का जो आज का बयान है और आपका जो आज का विषय है,
वो बड़ा रोचक है। इसमें आपने लिखा है कि लाल डायरी क्या एक शगुफा है केवल। ये सही है कि अब तो वो शगुफा ही लग रहा है, और मुख्यमंत्री ने इसको कहा भी है कि उसमें कुछ नहीं है, और अब धीरे धीरे वो लग भी रहा है। क्यों कि अगर कुछ होता तो वो इस तरीके से उसका प्रदर्शन नहीं किया जाता, वो सीधे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके आरोप लगाते, प्रमाण देते, सब कुछ करते, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं। केवल लाल डायरी के रूप में एक रजिस्टर जो है वो शो किया जा रहा है, तो इसको कोई एक गंभीरता वाली बात नहीं है। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि आज चुनावी वर्ष है इस बार, तो ऐसे मुद्दे तो और आते रहेंगे, आगे भी आएंगे और नए मुद्दे भी सामने उभरते रहेंगे। पर सवाल इस बात का है कि इससे जनता का क्या लेना देना, जो वोटर है उसका क्या लेना देना। क्या वोटर तो तब विश्वास रखेगा जब कोई सामने कोई प्रमाण आएगा। अगर प्रमाण नहीं आ रहा है तो वो अपनी परेशानियों में उलझी हुई है और उसको वेट कर रही है कि राजनेता, चाहे राज्य के हों चाहे केंद्र के हों, वो उनके लिए क्या कर रही है। उनकी जो टमाटर महंगे हो रहे हैं, सब्जियां महंगी हो रही हैं, मसाले महंगे हो रहे हैं, इनके बारे में राज्य सरकार या केंद्र सरकार क्या कर रही है। जब तक आप उनके बारे में कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं करेंगे, प्रभावी राहत नहीं देंगे, तब तक जो है वो इन सब लाल डायरियों से और किसी आरोपों से कोई मतलब नहीं। हाँ ठीक है, कुछ एक मीडिया वालों के लिए मसाला मिल गया, एक आध हफ्ते वो चल जाएगा उनका लेकर के लाल डायरी, पर उसका कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है चुनावी संभावनाओं पे एज वेल एज उनके। हाँ बताएं। विथ ड्यू रेस्पेक्ट आपके प्रति और पूरी मीडिया बिरादरी के प्रति, मेरे वरिष्ठों के प्रति पूरा सम्मान करते हुए, हम इसे मीडिया का मसाला नहीं कह सकते। अगर पूरे देश की सबसे बड़ी पार्टी जो विपक्ष में है राजस्थान में, वो विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर किसी विषय को मुद्दा बना रही है, अगर कांग्रेस पार्टी जिसका शासन है इस प्रदेश में, उसके पूर्व मंत्री जिन्हें हाल ही में बर्खास्त किया गया है, वो अपनी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, अगर उसी विषय पर विधानसभा के अंदर बहुत लंबी बहस होती है, तो हम इसे मीडिया का मसाला नहीं समझ सकते। सवाल ये है कि देश के प्रधानमंत्री राजस्थान में आकर मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचारों की काली करतूतें लाल डायरी में है, ये कहकर जाते हैं। कल हमने बीजेपी के सुमेधानंद जो सांसद हैं, उनसे सवाल पूछा था कि क्या देश के प्रधानमंत्री राजनीतिक मंच से किसी मुख्यमंत्री पर बिना तथ्यों के ये आरोप लगा सकते हैं। सुमेधानंद का जवाब था सर, सुमेधानंद का जवाब था जांच होगी और जांच में समय लगता है। सुमेधानंद और केंद्र की सरकार जांच जब करेगी जितना समय लगेगा, लेकिन अभी तो मुख्यमंत्री के पास अवसर है। जब मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई डायरी नहीं है, तो क्या वजह है कि मुख्यमंत्री आरोप लगाने वाले के खिलाफ जनता को भ्रमित करने वाली धाराएं लगाकर उस विधायक और पूर्व मंत्री के खिलाफ कोई जांच बैठा देते, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मदन प्रजापति जी, क्या बीजेपी इसको लेकर कोई मांग करेगी कि मुख्यमंत्री ने जो कहा है वो प्रमाणित करने के लिए मुख्यमंत्री अपने पूर्व मंत्री के खिलाफ, राजेंद्र गुढ़ा तो अब बीजेपी के पास जा रहे, बीजेपी के चरणों में जा रहे, तो उनके खिलाफ जांच बैठाएं और इसको प्रूव करें, सत्य जनता के सामने लाएं। क्योंकि अगर मंच से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों विरोधाभासी बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तथ्य तो प्रमाणित होने चाहिए। देखिए मीना जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का तो हमेशा से ही रवैया ऐसा है, जब से 4 साल से मुख्यमंत्री बने हैं तो खुद ही आरोप लगा के भाग जाते हैं। आपने देखा होगा कि अभी कुछ समय पहले मुख्यमंत्री जी, अभी मैं ओम जी को सुन रहा था। अच्छा प्रतिष्ठा जी, मैं आपके बीच मैं बताता हूँ ना कैसे भागते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री। आप सुनो थोड़ा सा, मैं बता दूंगा, आपको बताऊंगा, ओम जी को बताऊंगा। अरे सुनो, अभी बताऊंगा, मैं विदेश भ्रमण भी बताऊंगा, आप निश्चिंत रहो, आपको सब बताऊंगा, आपको सब बताऊंगा। मैंने लिखा हुआ है, आपने जो जो बोला है सब लिखा है, बताऊंगा। आप शांति से सुनो। आप तो बहुत अच्छी। मदन प्रजापति जी, आप प्लीज सुन लीजिए।
आप पॉइंट बना के अगर प्रतिष्ठा जी के सवालों का जवाब देंगे तो हम आपको नहीं सुनेंगे। आपसे देखिए, इन्होंने जो बोला मैं उन्हीं का जवाब दूंगा, जो इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं। देखिए, इन्होंने बोला आपने नहीं टोका मीना जी। देखिए मीना जी, इन्होंने बोला आपने नहीं टोका, लाल डायरी के ऊपर बात थी, इन्होंने आपने नहीं टोका, तो मैं जवाब तो दूंगा ना, मेरा पक्ष नहीं रखूंगा। आप उस सवाल का जवाब दीजिए जो मैंने आपसे पूछा है। क्या आपने जो पूछा उसका जवाब प्रतिष्ठा जी ने दिया। राजेंद्र गुढ़ा के खिलाफ जांच की मांग बीजेपी लाल डायरी के मुद्दे पर करेगी? देखिए मीना जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, मैं कई बार आपके साथ डिबेट में बैठ चुका हूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि माननीय मुख्यमंत्री जी आरोप लगा दें और ये कह दें कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारे विधायकों को पैसे दिए, खरीदे और उनके सबूत मेरे पास में हैं, मैं बता दूंगा, जिन्होंने पैसे ले रखे वो लौटा दें। राजस्थान का मुख्यमंत्री आप हो, राजस्थान के गृह मंत्री आप हो, राजस्थान की पुलिस आपके हाथ में है, और जांच क्यों नहीं कराई? कौन भागा जांच से? किसने भागा? अगर आपके पास सबूत है तो आप जांच करवाइए, दीजिए एसओजी को, दीजिए पुलिस को। कौन भागा? ये लोग भागे, पहली चीज। दूसरी चीज, लाल डायरी में मैं फिर कहता हूं, ओम जी ने इधर उधर से सब जगह ले गए, लाल डायरी में नहीं था, कुछ नहीं था और नहीं बात करनी चाहिए। राजस्थान की जनता जानना चाहती है, जिस सदन में आपको चुन के भेजा है उस सदन में अगर कोई व्यक्ति लेके आया है और अगर दूध का दूध पानी का पानी करवाते तो उस सदन में टेबल क्यों नहीं करने दिया? चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ओम सैनी जी। आप प्रधानमंत्री जी को तो कह दिया इधर है उधर है। राजस्थान की जनता जो जानती है ना, अरे सुनिए आप, सुनिए लीजिए, बोलते को सुनने की क्षमता भी रखिए। अरे सुनने की क्षमता रखिए, आपने बोला ना, अरे सुनने की क्षमता रखिए, आपने बोला, अरे बोला आपने तो सुनने की क्षमता भी आप ही रखो। उधर खूब है क्षमता, ये नहीं बोलने देंगे आप एड्रेस, ये आरोप लगा देंगे, मैं इनको जवाब नहीं दूंगा। मीना जी, अगर ये मेरे प्रधानमंत्री पे आरोप लगा देंगे, राजस्थान का मुख्यमंत्री इतना लाचार मुख्यमंत्री है, इतना लाचार मुख्यमंत्री है, दुनिया के सारे अखबारों में छपा आपके राजेंद्र गुढ़ा ने टिप्पणी करी, प्रकाश नहीं करा। राजस्थान के मुख्यमंत्री इतने कमजोर होते हैं कि उनकी सरकार पे 8 बार हमला करते हैं राजेंद्र गुढ़ा, भ्रष्ट सरकार बताते हैं, हिम्मत नहीं होती है। लेकिन राजस्थान की महिलाओं के सम्मान के लिए अगर बोलते हैं उस टाइम उनको बर्खास्त कर दिया जाता है। में बड़ा सम्मान कर रहे हैं, मणिपुर में बताता हूँ, मणिपुर में बताता हूँ, अगर आप निष्पक्षता से सुनोगे तो बता देता हूँ, मणिपुर पे चिंता मत करो। अरे प्रतिष्ठा जी सुनो, अरे सुनो, भागो मत। अरे भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी गुलाम पार्टी नहीं है, आजाद बनो, आजाद। अभी तक की 30 मिनट की डिबेट हो चुकी है, आप उसको निकाल के देख लीजिए। प्रतिष्ठा जी बोले, मैंने नहीं बोला, एक बार जरूर बोला था, आपने मना किया, एक शब्द नहीं बोला। ओम सैनी जी जितनी बार बोले, प्रधानमंत्री जी के लिए बोले, मेरे लिए बोले, मेरी पार्टी के लिए बोला, अगर एक बार भी इंटरप्ट अगर मैंने बीच में किया हो तो बता दीजिए। जिस टाइम मेरा टाइम आया, प्रतिष्ठा जी भी बोलने लग गए और ओम सैनी जी भी बोलने। ओम सैनी जी ने अगर आरोप लगाए हैं तो उनको सुनना पड़ेगा। अगर मैं बोल रहा हूं, उन्होंने मेरे प्रधानमंत्री पे आरोप लगाए, मैं जवाब दे रहा हूं। आप मणिपुर पर सुनना चाहते हो, मैं जवाब दे रहा हूं। आप लाल डायरी पे सुनना चाहते हो, मैं जवाब दे रहा हूं। अब देख लो, अब अगर आप शांति से, या तो मैं भी इनको इंटरप्ट करता, बीच में बोलता। प्रतिष्ठा जी बीच में क्यों बोल रही है? अगर आपके पास में तथ्य है तो जवाब दीजिए ना। अब मेरे ऊपर आरोप लगाए, ओम सैनी जी ने कह रहे हैं कि आरसीपी पे नहीं बोले, तो मैं नहीं बताऊंगा कि आरसीपी पे क्यों नहीं बोले। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे किसानों की बात नहीं करके गए, तो मैं बता देता हूँ ना किसानों की बात। और ओम सैनी जी कह रहे हैं कि मणिपुर में भ्रष्टाचार हो रहा है, मणिपुर में महिलाओं का अत्याचार हो रहा है, तो ओम सैनी जी को राजस्थान भी नहीं दिख रहा, तो मैं दिखाऊंगा उनको राजस्थान। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा फर्ज बनता है राजस्थान दिखाना उनको। जो राजस्थान में बैठ के राजस्थान की महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, राजस्थान की वैशाली नगर में एक बच्चे के सामने उसकी मां का बलात्कार हो जाता है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाती है, ये ओम सैनी जी को दिखाना मेरा फर्ज है। करौली के अंदर एक महिला को अपहरण करके हत्या कर देते हैं, उसके ऊपर एसिड डाल के कुएं में डाल के मार दिया जाता है, ये ओम सैनी जी को दिखाने का मेरा अधिकार है। राजस्थान के अंदर जोधपुर में विश्वविद्यालय में एक बच्ची के साथ में सामूहिक बलात्कार हो जाता है, वो दिखाना मेरा यहाँ पे वो है। ये दिखाना जरूरी है, राजस्थान का आईना इनको, और राजस्थान की लाल डायरी पे भी दिखाना जरूरी है। मीना जी, मैंने कुछ नहीं बोला। इन्होंने युवाओं की नौकरी पे गए, ये मणिपुर पे चले गए, राजस्थान पे ना ओम सैनी जी ने बोले और ना ही प्रतिष्ठा जी यादव जी बोली है। लाल डायरी पे बोलो। आप कह रहे हो कि मुख्यमंत्री पे आरोप नहीं लगा सकते प्रधानमंत्री, अरे देश के गृह मंत्री पे इसी मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया पैसे देने का और सबूत नहीं देता आज तक, तो ये नहीं बताएंगे?
आप दो चरित्र की बात कैसे कर सकते हो एक टीवी पे बैठ के? आप हमको क्रिटिसाइज करो, हमारी कोई भी गलती है उसको यहाँ बैठ के बताओ, लेकिन जो मूल्यांकन है वो मूल्यांकन दोनों तरफ से होना चाहिए मीना जी। मैं उनके मूल्यांकन के ऊपर किसी तरीके का कोई प्रश्न या चिन्ह नहीं लगाना चाहता, लेकिन आप सिर्फ एक शब्द बोलो कि देश का प्रधानमंत्री ये कर गया, वो ये कर गया, और भी राजनीतिक विश्लेषक आते हैं, और फिर बोलना इसलिए जरूरी, मैं नहीं कहना चाहता किसी भी राजनीतिक विश्लेषक को, ये भी नहीं कहना चाहता कांग्रेस का प्रवक्ता, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता के जैसे अगर बात करोगे आप तो बिल्कुल बोलेंगे। अब प्रतिष्ठा जी का ठंडे दिमाग से आप जवाब सुन लीजिए। प्रतिष्ठा जी, आप पिछले 6 मिनट तक बोले, मैंने आपको कुछ नहीं बोला, मैं कुछ नहीं बोला 6 प्रतिष्ठा जी, आप बताइए, बोर हो चुके हैं। अब देखिए प्रतिष्ठा जी ऐसे ही करती है पूरी डिबेट के अंदर, क्योंकि इनके पास ना लाल डायरी का जवाब है, ना भ्रष्टाचार का जवाब है, ना महिला अत्याचार का जवाब है, ना किसानों की आत्महत्या का जवाब है। पढ़ के आइए और अपने मुख्यमंत्री को कहिए कि गहरी निद्रा में नहीं सोए। जवाब नहीं देना भारी हो जाता है प्रवक्ताओं के लिए। यहाँ पे ये सोचिए और सुनने की क्षमता रखिए। अगर बोलते हो, अगर इल्जाम लगाते हो तो सुना करो, इल्जाम लगाते हो प्रतिष्ठा जी, सुनने की क्षमता भी रखा करो। मणिपुर की बात कर रहे हो ना आप, मैं बताता हूं मणिपुर में कुछ नहीं बोले। मणिपुर के ऊपर देश का गृह मंत्री, मणिपुर के अंदर देश का गृह मंत्री गया, देश का गृह राज्य 20 दिन तक रहा, प्रधानमंत्री जी ने वक्तव्य दिया, आपने कहा कि हम बहस करवाना चाहते हैं संसद में। मैं बताता हूं आपको संसद में कौन कौन सी धाराओं में बहस करवाने के लिए बोला, और जब संसद ने धाराओं में मंजूर की तो आप कैसे भाग गए, दूसरी धारा लेके आगे। देश के पहले ही दिन मीना जी इन्होंने बोला है तो 10 सेकंड मणिपुर पे दे दीजिएगा। जैसे ही संसद चालू हुई, ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर बात हुई, इन्होंने कहा राज्यसभा का सत्र चलाओ। राज्यसभा सत्र में नेता प्रतिपक्ष खड़ा हुआ, खड़े होते ही सदन के नेता ने कहा कि हम मणिपुर पे चर्चा के लिए तैयार हैं। लोकसभा के अंदर जैसे ही नेता प्रतिपक्ष खड़े हुए, हमने कहा कि हम शुद्ध मन से मणिपुर पे चर्चा करवाने के लिए तैयार है। देश के गृह मंत्री ने पत्र लिखा आपको कि आइए बैठिए मणिपुर पे चर्चा करिए, आप भाग गए मणिपुर की चर्चा से। आपने कहा कि नियम 228 के तहत जो है वो सुनवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, सदन में चर्चा होनी चाहिए, जबकि नियम 176 के तहत जो है वो स्वीकार कर लिया गया था। और संसद ये कहती है कि एक नियम में अगर किसी चर्चा को स्वीकार कर लिया जाता है तो दूसरे नियम में वो चर्चा नहीं हो सकती है। इसी तरीके से आपने नियम 176 में बोला, फिर 267 में बोला, और अब अविश्वास प्रस्ताव ले आए आप, अविश्वास प्रस्ताव मंजूर हो गया, और उसके बाद भी कल आप सदन से भाग गए। ऑडियो ऑफ कर दीजिए, ध्रुव मदन प्रजापति जी का ऑडियो ऑफ कर दीजिए। मदन प्रजापति जी, आपको पहले ये बात समझनी होगी कि आप इस कार्यक्रम में न्यूज 24 के आएंगे तो किसी भी व्यक्ति को आप संबोधित नहीं करेंगे, ये आपका काम नहीं है। ओम सैनी जी हो, अनिल चतुर्वेदी जी हो, कोई दूसरे राजनीतिक विश्लेषक हो, उनका जो भी विचार है वो उनका निजी विचार है, वो उनकी मैच्योरिटी है, वो उनकी समझ है, वो उनका विश्लेषण है, और वो उनका मत भी है। आप उसमें बीच में नहीं बोलेंगे, आप अपना पक्ष रखेंगे और आप न्यूज 24 को संबोधित करेंगे। ये आपका काम नहीं है कि कौन कांग्रेस का प्रवक्ता है, कौन बीजेपी का प्रवक्ता है, कौन किसके अच्छे रिश्ते हैं, ये आप यहाँ बताने के लिए नहीं आते हैं। ये बताने के लिए आपका मंच खुद अपना तलाशिए, पहली बात। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करती हूँ, जब हम डिबेट करते हैं, जब तख्ते बोलते हैं, मैं नहीं बोलता उनके बीच में, हमारे बीच। प्लीज अंडरस्टैंड मदन जी प्लीज समझिए, मुद्दे पर बात करिए और हमारे अतिथि का अपमान मत करिए। एक बात हमेशा के लिए, आज के बाद इस विषय पर हम बात नहीं करेंगे। आप मेरे किसी भी मेहमान को व्यक्तिगत संबोधित नहीं करेंगे, उनके विचारों से आप सहमत नहीं है, आप उन विचारों को तार्किक आधार पर जो आपका जवाब है वो जवाब दीजिए। चाहे वो प्रतिष्ठा जी हो, चाहे वो दूसरे प्रवक्ता हो, वो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। दूसरी बात, प्रतिष्ठा जी, हमेशा आपकी जो बीच में बोलने की आदत है, उससे जो बोला जा रहा है, ना तो हमारे दर्शक और जनता उसको समझते हैं न सुनते हैं। इसलिए प्लीज आपका जब बात करने का मौका आए, आप तब अपनी बात रखिए। मदन प्रजापति जी ने बहुत सारी बातें की है। मेरा सवाल प्रतिष्ठा यादव आपसे ये है कि अगर आप इसी सवाल का जवाब दीजिएगा, क्योंकि विषय जो हमारा है वो ये है कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो लाल डायरी नाम की कोई चीज नहीं थी। तो मुख्यमंत्री इस बात को जनता तक लेकर जाएं कि प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर जनता को भ्रमित किया है। इसके लिए कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस क्या कोशिश करेगी, जनता को कैसे समझाएगी,
आप प्रमाणों के आधार पर इस बात को जनता के बीच कैसे लेकर जाएंगे? अगर आपके पास इस सवाल का जवाब हो तो दीजिएगा, नहीं तो मैं मेरे दूसरे मेहमान के पास जाऊंगी। प्रतिष्ठा जी। देखिए मीना जी, आप जो कह रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जब स्टार्टिंग में मैं बोलने लगी तो मदन जी बोले, तो मैंने पहले क्लियर कहा था कि मैं बीच में नहीं बोलना चाहती आपके, और आप मत बोलिए एक। और जब ये शुरुआत में बोले, मैं बिल्कुल एक शब्द भी नहीं मैंने बोला था। ये एक क्लियर आप देख लीजिए, मेरा वीडियो भी सुन लीजिए। मैंने स्टार्टिंग में इनका नंबर आया, मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोली थी। मेरी टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, एक बार ओम सैनी जी को वापस जोड़े। ओम सैनी जी को वापस जोड़े एक बार प्लीज। ध्रुव प्लीज उनको वापस जोड़े। जी प्रतिष्ठा जी, अब आप बोले। आपने जो क्वेश्चन किया कि मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि वो लाल डायरी का जो, क्योंकि देखिए ये मुद्दा जब देश का प्रधानमंत्री उठा लेता है तो निश्चित रूप से एक मुद्दे को जब प्रधानमंत्री उठा रहा है तो वैसे तो देखो देश भी समझ रहा है कि ये एक इवेंट मैनेजमेंट का हिस्सा है। और जब सरकार के तीसरी बार बोल रहे हैं प्रतिष्ठा जी, तीसरी बार इस कार्यक्रम को 38 मिनट हो गए, आपने 3 बार आपको बोलने का मौका मिला है, तीसरी बार आप इवेंट मैनेजमेंट कह रहे हैं। मैंने आपसे ये पूछा, कांग्रेस की सरकार मुख्यमंत्री ने जो कहा है उसे कैसे जनता के बीच स्थापित करेगी? मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो मुख्यमंत्री जी इसको लेके आएंगे जनता के बीच के अंदर जो इसका सच है। क्योंकि अगर कोई तथ्य है, कोई भी, अगर हम कोई केस फाइल करते हैं तो उस केस को प्रूव करने का जो फाइल करता है वो कुछ सबूत तो रखेगा ना, या खाली बस मैंने केस कर दिया, लाल डायरी आ गई। तो गुढ़ा जी ने कहा कि गुढ़ा जी रखे, बीजेपी कह रही डायरी नहीं है, लाल डायरी नहीं आई है, लाल डायरी नाम की कोई बला नहीं है, तो राजेंद्र गुढ़ा के खिलाफ आपकी सरकार कोई कानूनी कार्यवाही करेगी भ्रमित करने के लिए, जनता को अफवाह फैलाने के लिए? देखिए ये हमारी सरकार जो सोच समझ के जो डिसीजन लेगी पार्टी और सरकार, वो आपके सामने आ जाएगा इस विषय में कि किस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने आपके सामने क्लियर कर ही दिया है कि जो ये कुछ तथ्य ही नहीं है, उस नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश की जा रही है, उसका क्लियरेंस जनता के सामने दिया जाएगा। में किस तरह का रास्ता अपनाया जाएगा ये आपको आने वाले टाइम में इसका पूरा अच्छे से पता चल जाएगा। लेकिन जानकारी नहीं है, ये आपको अभी पता नहीं है। मुख्यमंत्री ने अब से लगभग 30 घंटे पहले ये स्टेटमेंट दिया था, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ताओं को इसके आगे की रणनीति क्या होगी इस पर जानकारी जुटानी पड़ेगी। अनिल चतुर्वेदी जी, मेरा सवाल ये है, इस देश की जनता का सवाल ये है, इस प्रदेश के लोगों का सवाल ये है कि अगर चुनावों से पहले इसी तरह से चुनावी शिगुफा, चुनावी जुमला, कभी काला धन, कभी भ्रष्टाचार, कभी बोफोर्स, तमाम तरह की, कभी जैन हवाला डायरी, तमाम तरह की बातें आती हैं, सत्ता बदल जाती है, नैरेटिव बन जाते हैं, जनता ठगी की ठगी रह जाती है। क्या इस राज्य के मुख्यमंत्री का ये दायित्व और जिम्मेदारी दोनों नहीं है कि वो राजेंद्र गुढ़ा के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करे इस मुद्दे पर कि ये जनता को भ्रमित करने का काम है? आपका कहना बिल्कुल सही है। उनको हमेशा जो है उनको पहले एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर आरोप लगाया गया है। पर समस्या क्या है कि इस चुनावी साल में कोई भी राजनेता, और गहलोत जी जैसा अनुभवी राजनेता ऐसा खतरा नहीं मोल लेगा, क्योंकि उसको इस समय हर नेता, हर जनता का हर व्यक्ति उनको वोटर लग रहा है। तो उनको एक जनता के बीच में गलत संदेश न जाए, इसलिए वो अभी कुछ नहीं कहेंगे। क्योंकि अगर उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई तो जाहिर है कि फिर विपक्षी दल जो है ये कह सकता है कि साहब देखिए बदले की भावना, दबाव, उनको लाल डायरी के असलियत न जाने पड़े इसलिए उन पर दबाव डाला जा रहा है, जैसे कि अक्सर देखा जाता है। तो वैसे कोई और साल होता तो हो सकता है मुकदमा भी दर्ज होता, उनकी गिरफ्तारी भी हो जाती, सब कुछ हो सकता था। पर इस चुनावी साल में इतना कठोर निर्णय अभी फिलहाल लेने की ऐसी कोई मतलब संभावना नजर नहीं आ रही है। रही बात जनता की, तो इस डैमेज जो एक लाल डायरी को लेकर के हुआ है, उसमें कांग्रेस का पहला प्रयास ये होगा कि जनता के बीच उस लाल डायरी की शंका जो है, आशंका जो है, वो जितनी जल्दी दूर कर सकें, ये उनकी पहली प्राथमिकता होगी। रहा बात विपक्ष की बात, तो विपक्ष को तो एक मुद्दा मिला हुआ है जिसको कि वो हमेशा अपने पास रखना चाहेगा, उसको जिंदा रखना चाहेगा इलेक्शन होने तक।
मेरी टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी ओम सैनी जी को एक बार फिर से जोड़े और उनका पक्ष सुने। वो जो कह रहे थे बहुत पुराना उनका लंबा राजनीतिक अनुभव है, उनका लंबा, उनको हम सुनेंगे। अनिल चतुर्वेदी जी आपका ऑडियो आप ठीक करें, तब तक मैं केजी श्रीवत्सन हमारे वरिष्ठ सहयोगी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। श्रीवत्सन जी, श्रीवत्सन जी, मुख्यमंत्री ने आज ये स्टेटमेंट, कल जो स्टेटमेंट दिया था उससे ये साफ हो गया है कि उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया है। अब सवाल ये है कि जनता क्या समझे इससे। जनता के जहन में एक सवाल है कि लाल डायरी नहीं है, ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं, लाल डायरी है कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं। जनता किसकी माने और कैसे माने, किस आधार पर माने? मीना जी देखिए, एकदम साफ है कि लाल डायरी तो का नाम की कोई चीज तो थी, तभी विधानसभा में यह पूरा मामला आया था सामने, लाल डायरी लहराई गई। एक राजेंद्र गुड़ा जब इसे लहराने की कोशिश कर रहे थे तो तमाम मंत्री और विधायक उनके हाथ से इस डायरी को छीनने की कोशिश कर रहे थे। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उसमें था, तभी यह पूरा मामला सामने आया। ऐसे में मुख्यमंत्री केवल यह कहकर नहीं बच सकते कि लाल डायरी नाम की कोई चीज ही नहीं थी, और लाल डायरी की बात करने वाले मैं लाल टमाटर या लाल सिलेंडर की बात क्यों करते हैं, ये तो वही राजनीतिक बात। अब सबसे बड़ी बात है कि कुछ नहीं था तो विधानसभा के अंदर सब कुछ हुआ था। लाल डायरी विधानसभा के अंदर ही राजेंद्र गुड़ा के हाथ से छीनी गई थी, तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं कर दिया जाता, बता दिया जाए कि उसमें कुछ पन्ने थे या नहीं थे, खाली पन्ने थे, क्या थे, जनता को जानने का पूरा अधिकार है। क्योंकि विधानसभा में तमाम चीजें जो भी होती है विधानसभा की संपत्ति होती है, तो विधानसभा अध्यक्ष को शायद इस पर फैसला करना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी साफ तौर पर लाल डायरी के मुद्दे को उठाए। उन्होंने अपने 58 मिनट का कल जो भाषण था उसमें से 1 मिनट 55 सेकंड, पूरे 1 मिनट 55 सेकंड लाल डायरी की बात की है। यदि लाल डायरी में यदि कुछ है ऐसा, और इनकम टैक्स की रेड के दौरान धर्मेंद्र राठौड़ के घर से उसे गायब करने की कोशिश की गई, गायब कर दिया गया, तो ऐसे में सेंट्रल एजेंसियां इनकम टैक्स मामला क्यों नहीं दर्ज करती, क्योंकि उसकी जांच की जब कार्रवाई चल रही थी उस वक्त ये पूरा लाल डायरी गायब होने का मामला सामने आया था। खुद राजेंद्र गुड़ा यह बात कह रहे हैं कि जब इनकम टैक्स वाले थे तो उनकी नजर बचा के किसी तरह वे 8वें 90वें फ्लोर पे जाकर लेकर ये डायरी आए हैं। तो क्यों, आखिरकार ऐसा क्या वजह है कि न तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी जांच करा रही है, न स्टेट गवर्नमेंट उस पर खुलकर सामने आने को तैयार है। तो फिलहाल तो ये पूरा जनता के बीच में यह इशू कश्मकश वाला ही है। अभी तक समझ नहीं पा रही कि क्या लाल डायरी में कुछ ऐसा राज था जिसे अशोक गहलोत सरकार छुपाने की कोशिश कर रही है। और यदि लाल डायरी में सब कुछ था तो केंद्र सरकार की जो जांच एजेंसियां इस मामले से सीधी जुड़ी हुई है, वे जांच के लिए क्यों आगे नहीं आ रही, जबकि राजेंद्र गुड़ा खुलकर यह बयान मान चुके हैं कि इनकम टैक्स की कार्रवाई के दौरान ही उसे चुराया गया। जी, तो सवाल ये है मदन प्रजापत जी कि जब इनकम टैक्स की कार्रवाई के दौरान ये कुछ भी हुआ, उस समय जिस व्यक्ति से ये लाल डायरी छीनी गई, यानी कि वो सरकार का कर्मचारी है, चाहे वो छोटा कर्मचारी हो चाहे बड़ा कर्मचारी हो, वहां पर उस वक्त और भी पुलिस के अधिकारी, सीआरपीएफ के अधिकारी और भी बहुत लोग थे। क्या उन सब की गवाही, क्या उन सब के स्टेटमेंट, उनके आधार पर ये जांच करना वाकई में बहुत मुश्किल है? सुमिधानंद सरस्वती कह रहे थे कि जांच में समय लगेगा। मीना जी, मैं मीना जी के नाम से संबोधित कर सकता हूँ ना आपको, आप ले रहा हूँ तो? प्लीज 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 प्लीज। तो मीना जी, लाल डायरी का जो आपने जांच की बात कही है, तो एक नियम होता है विधानसभा में, कोई भी व्यक्ति, कोई भी माननीय विधायक अगर कुछ भी बोलता है, कुछ भी दिखाता है, तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो वो मदन जी एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ। विधानसभा की बात तो बहुत बाद आई, जब लाल डायरी छीन कर ले जा रहे थे तो इनकम टैक्स के अधिकारियों ने उस बात को रिकॉर्ड में क्यों नहीं लाया? क्या अपने आप में ये सवाल नहीं हो सकता है? विधानसभा की बात तो बहुत बाद की थी। मैं अगला उसी का जवाब दे रहा था। मैं श्रीवास्तव जी अगला उसी का जवाब दे रहा था। पहले विधानसभा पे करते हैं। लाल डायरी का मेन जिक्र हुआ विधानसभा के अंदर। विधायक ने कहा कि, माननीय विधायक ने कहा कि मैं ये डायरी छीन के लाया था और मेरे पास में ये डायरी है। तो विधानसभा में अगर माननीय विधायक कोई चीज दिखाते हैं और कुछ बोलते हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई, केस दर्ज नहीं होता, पुलिस जांच नहीं कर सकती, किसी तरीके का कोई बनता नहीं है उसके ऊपर। लेकिन अगर उन्होंने मीडिया हाउस में बाहर आके बोला है, जो
प्रेस वालों को बोला है या उसको बोला है, तो केंद्रीय जो भी जांच संबंधित जांच एजेंसी है वो उसका संज्ञान लेगी और निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई होगी। मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ। लेकिन एजेंसी क्या होती है, एजेंसी पूरी तथ्यों की जांच करती है, तथ्यात्मक तरीके से करती है। क्योंकि कल आप ही प्रेस वाले बैठ क्या होगे कि बिना बात में ईडी घुसा दीजिए, वो ये ले आए जी। क्योंकि राजस्थान में अगर किसी से पूछताछ हो जाए या देश में किसी से पूछताछ हो जाए तो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग का बहुत जल्दी आरोप लग जाता है। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज मैं अभी फिर कहता हूं, जो श्रीवास्तव जी ने कही, मैं उसी बात पे आगे बढ़ा हूं। परवाह करते हैं क्या आप? आरोपों की परवाह करते हैं? जहां जांच नहीं, आरोपों की परवाह नहीं करते, लेकिन किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ में और गैर संवैधानिक तरीके से किसी तरीके की अगर कोई जांच हो जाए तो वो हम नहीं करते। हम जो है सीबीआई को पिंजरे का तोता बनाने के, आप अभी तक सीबीआई को मैं बता दूं, जितना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसी ऐसे निर्दोष व्यक्ति को बचाने के लिए कर रहे हैं? देखिए, किसी निर्दोष व्यक्ति को बचाने के लिए नहीं कर रहे, लेकिन हम ये जरूर करते हैं कि कोई जो है निर्दोष दोषी साबित नहीं हो जाए, ये जरूर करते हैं। निर्दोष नहीं करते। हम चाहते हैं जनता के सामने सत्य सामने आए, और सत्य सामने उस दिन आ जाता। मैं फिर कह रहा हूँ प्रतिष्ठा जी, देखिए क्या होता है, डिबेट का एक नियम होता है। जो लोग हम बैठे हैं, जिसकी बात का जवाब देते हैं, उसका नाम को संबोधित करना पड़ता है। इन्होंने भी मेरे नाम को संबोधित किया, मैं कभी बुरा नहीं माना, लेकिन कांग्रेस बोल देता हूं मैं, कांग्रेस के प्रवक्ता को यह समझना पड़ेगा। देखिए एक मिनट, ये समझना पड़ेगा और जनता को जवाब भी देना पड़ेगा। कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं है वो, देश राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो। राजस्थान के मुख्यमंत्री को भी जवाब देना पड़ेगा, और राजस्थान के उन विधायक और जो मंत्री हैं उनको भी जवाब देना पड़ेगा कि लाल डायरी के लिए आप झपटे क्यों। वो आसन की तरफ गए थे, अध्यक्ष को उन्होंने लाल डायरी दिखाई, उसके बाद में अगर आपके पास, मैं फिर दोहराता हूं, कुछ नहीं था, तो 80 साल के बुजुर्ग मंत्री झपट पड़ते हैं, छीनते हैं, पन्ने फाड़ देते हैं, तो ये तो दर्शाता है कि उस लाल डायरी में क्या था और क्या नहीं था, ये जनता जानती है अच्छी तरह। कि आपने वहां दिखा देते शांति धारीवाल जी की ये लाल डायरी है, विधानसभा अध्यक्ष जी इसमें कुछ नहीं है। आपने एक विधायक को मौका दिया, कौन था उनको, उस लाल डायरी पे बोलने, लेकिन जो लाल डायरी पे इल्जाम लगा रहा था उसको टेबल करके मौका दे देते। अगर लाल डायरी में नहीं था तो विधानसभा अध्यक्ष के पास पावर थी कि वो माननीय विधायक के खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे, सरकार कार्रवाई करवा सकती थी अध्यक्ष से कह के, लेकिन नहीं करने दिया आपने टेबल। उस लाल डायरी में आप कह रहे हो कुछ नहीं था, सिर्फ लाल था, तो भैया लाल डायरी में कुछ नहीं था तो सफेद करवा देते ना विधानसभा में, लोकतंत्र में। एक चीज, मदन जी प्लीज सुनिए। मदन जी, विधानसभा में जो कुछ हुआ उसमें सरकार की मंशा गलत थी, सरकार ने नहीं किया। सरकार डर रही है क्योंकि उसमें सरकार के काले कारनामे हैं, ये भी हम आपकी बात मान लेते हैं। विपक्ष के सारे आरोपों में दम है, हम ये भी हमारे दर्शकों को समझा देते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि विपक्ष जिन आरोपों के आधार पर कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचारी सरकार बता रहा है, उन आरोपों की सच्चाई जनता के सामने रखें। सिर्फ आरोपों के आधार पर ज्यादा दिन तक अपनी रोटियां ना सेकें। पहला सवाल ये है। दूसरी बात मदन जी, आप कांग्रेस के प्रवक्ता को संबोधित करेंगे तो आप उनका नाम ले सकते हैं, क्योंकि आप लोग दोनों राजनीति करते हैं और एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। लेकिन हमारे बाकी जो मेहमान आते हैं, चाहे वो राजनीतिक विश्लेषक हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो दूसरे फील्ड के लोग हो, उनका किससे कितना एसोसिएशन है, ये हमें यहाँ पर बताने के लिए ये मंच नहीं है। ये मंच, देखिए मीना जी, मैं आपका जवाब दे देता हूँ। मैं मंच, अब आप सुन लीजिए मीना जी, मैं समझ गया। मैं उस दोनों का जवाब देता हूँ। पहले आपके आरोपों का जवाब देता हूँ। नहीं, अब मैं आपके पास नहीं आ रही जवाब लेने के लिए। नहीं, आपने कहा कि आरोप, विपक्ष आरोप लगाता, उसका जवाब तो ले लो आप। 10 सेकंड मेरा जवाब ले लो खाली। विपक्ष नहीं लगा रहा आरोप, सत्ता पक्ष के विधायक आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष नहीं आरोप लगा रहा। हम तो सच्चाई जानना चाहते हैं। अरे एक 10 सेकंड का जवाब, ओम जी जुड़ गए हैं, तो मेरे 10 सेकंड का जवाब उस चीज पे भी ले लीजिए। देखिए मीना जी, आप मेरी सफाई तो रखने दीजिए। मेरी सफाई रिपीट कर रहे हैं, फिर वही बात बोलेंगे। समय तो 1 घंटे का ही है, उसमें हमारे, आपने सवाल किया है तो जवाब तो ले लीजिए। आपने मेरे को इतनी देर आपने समझाया है, मेरे को ये बोला तो मेरा जवाब, मेरे को बताने, मेरी सफाई में कुछ तो कहने दीजिए मीना जी। मैं नहीं करना चाहता बहस।
आप सब कुछ कहते मैं ये कह रहा हूँ, आपने मेरे को कहा कि आप नहीं कांग्रेस के प्रवक्ता का नाम ले सकते हैं। मीना जी, मैं डिबेट पिछले 3 साल से लगभग डिबेट कर रहा हूँ, और जब भी हमारा किसी को यहाँ किसी की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लेकिन अगर मेरे ऊपर कोई आरोप लगाएगा, बाकायदा ओम जी ने भी मेरा नाम लेके संबोधित करके कहा है कि मदन जी ने जो कहा राहुल गांधी के, मैं वैसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहता। मदन जी ने जो कहा मैंने बुरा नहीं माना, क्योंकि मैंने कहा है तो वो मेरे को संबोधित करेंगे इस चीज के लिए। अगर ओम जी ने किसी चीज के लिए कहा है कि ये मदन जी आरोप, तो मैं उनका नाम लेके उनके प्रश्नों का जवाब उनको संबोधित करके दूंगा। एक चीज, दूसरी चीज सुनिए मीना जी, दूसरी चीज रही बात ये, अब जब मैंने बोला नहीं टोका, आप मेरे को टोका, अरे प्रतिष्ठा जी एक मिनट, ओम जी को अगर मैंने कुछ बोला है तो मैं बिल्कुल, अगर मेरी कोई बात मानी है तो मैं उसकी पूर्ण रूप से ओम जी का सम्मान करते हुए, अगर मेरी कोई बात गलत निकली है और उसका सम्मान करते हुए मैं माफी चाहता हूँ। ओम जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, और ये मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे को मौका दिया, लेकिन ओम जी ये मेरा कोई आपका अपमान करने का ये मंच नहीं है। बिल्कुल प्रतिष्ठा जी, ये मीना जी सही करिए, मंच नहीं है। मदन जी, ना ही आप गलत हैं इस मायने में कि ज्यादातर टीवी चैनल में बहस अच्छी वही मानी जाती है जिसमें 4 लोग एक साथ चिल्ला चिल्ली करते हैं और कुछ नहीं सुनता है। लेकिन हम कोशिश करते हैं हमारे मंच पे जो हमारे मेहमान बोले उनको सुने, और उसके बाद जी बिल्कुल, मेहमान की बारी आए तो उनका पक्ष जाने। लिहाजा जी जी जी, इस मुद्दे को हम यहीं खत्म करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ओम सैनी जी, मुख्यमंत्री ने जो कहा है कि जहां से हमने शुरू की थी और हमारा खत्म करने का समय आ रहा है, जनता में किसी भी तरह का भ्रम नहीं रहे, जनता प्रधानमंत्री द्वारा लगाए गए आरोपों की सत्यता जान ले। मुख्यमंत्री ने जो कुछ कहा है उसे वो दूध का दूध और पानी का पानी करे। क्या राज्य के मुख्यमंत्री से जनता की ये अपेक्षा होती है? अगर अपेक्षा होती है तो मुख्यमंत्री इस अपेक्षा को कैसे पूरा करेंगे? ओम सैनी जी। मीना जी देखिए, पॉलिटिकल मॉरलिटी और पॉलिटिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये संसदीय पदों पर जो लोग बैठे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस में जिन पर हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि अगर सामान्य जन कोई सवाल करता है, सामान्य जन के बीच में अगर वो कोई बात कहते हैं तो उसको इस्टेब्लिश करें। ऐसी बात ना कहें जिसको इस्टेब्लिश नहीं किया जा सके। हो ये रहा है राजनीति में पिछले कुछ लंबे अरसे से कि लोग उन पदों पे बैठ करके भी इर्रेस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव करते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, या कोई और पद पे लोग बैठे हो। मेरा कहना यह है कि इनसे बचना चाहिए। राजस्थान के संदर्भ में अगर मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि फालतू की चीज है, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो जो भी कुछ है बता दीजिए आप, मतलब आप बता दीजिए। मैं उस पॉइंट को कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री ने जब कहा कि इसे ये एक एक खुलासा कर देगी और फिर ये बिल्कुल डब्बा बंद कर देगी, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि सर लाल टमाटर और लाल सिलेंडर के बारे में सोचिए, यानी महंगाई के बारे में, सिंबॉलिक चल रहा है सारा, तो महंगाई के बारे में सोचिए। तो ये अच्छी बात लगी, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर इनको सिंपल वर्ड्स में कहा जाता और एक प्रधानमंत्री जो राजस्थान में आए हैं, जिनका सम्मान करना चाहते हैं मुख्यमंत्री, जो चिट्ठी लिख रहे हैं, जो सीएमओ से जो चिट्ठी गई, फिर पीएमओ से जो चिट्ठी आई, जो उसका सारा सिलसिला तो आपको हमको पता है, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया बजाय इस लाल किताब के और लाल डायरी के। कि एक प्रधानमंत्री के साथ में एक मुख्यमंत्री का जो संवाद हो रहा है, ये बड़ा आश्चर्यजनक है। तो प्रधानमंत्री के सामने उन्होंने वो सवाल भी रख दिए कि साहब अगर आप मुझे बोलने का मौका देता तो मैं आपका सम्मान करते हुए ये सारी बातें करता। ये एक राजनीतिक जिसे कहना चाहिए एक सियासत का बड़ा बेहतरीन जरिया है, जिसके माध्यम से आप अपनी बात कहते हैं। ये बात कहने में कोई दिक्कत ही नहीं है। ये दोनों के साथ में अगर चल रहा था तो उसको, मेरा कहना ये था कि भारतीय जनता पार्टी के जो नुमाइंदे होते हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि रेस्पॉन्सिबल पार्टी के मेंबर हैं, और वो पार्टी जन्म लिया है, उसने उस पार्टी की स्थापना हुई है कांग्रेस के विपरीत मध्यम मार्गी पार्टी के रूप में। मुझे ये दुख हो रहा है कि आज की तारीख में वो ऐसा नजर नहीं आता। मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन ऐसा नजर नहीं आता। हमारे 25 सांसद के होते हुए वो जो पूर्वी राजस्थान के जो पीआरसीपी वो नहीं हासिल हो रही है। 25 सांसद बैठे हैं हमारे। ठीक है, ठीक है। इस विषय पर और एक दिन बहस की जा सकती है, लेकिन मैं इस विषय पर ओम सैनी जी एक दिन फिर चर्चा की जा सकती है कि शेखावाटी इलाके की जितनी उम्मीदें थी उन्हें प्रधानमंत्री क्यों नहीं पूरा कर पाए, क्या वहां की सीमाएं हैं, क्यों वहां के सांसद जो हैं वो वहां तक इस बात को पहुंचा नहीं पा रहे हैं।
लेकिन आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं, प्रतिष्ठा यादव जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन प्लीज आप रिपीट मत करिएगा। मैडम जो मदन जी कह रहे हैं, एक बात इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सबके हैं, हम तो कभी कहते नहीं हमारे, और आप तो संबोधन में ये कह रहे थे मेरे प्रधानमंत्री, आप तो सुन लीजिए, अपनी बात को वापस सुनिए, मेरे, हमारे नहीं मेरे, और हम तो प्रधानमंत्री को भी हम हमेशा ये बात रखते हैं कि प्रधानमंत्री सबके हैं, पार्टी से वो बने हैं, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री केवल बीजेपी के नहीं, और यही चीज हर जगह नजर आती है कि देश के प्रधानमंत्री ना बनकर प्रधानमंत्री मोदी को लोग केवल बीजेपी के स्टार प्रचारक बने हुए हैं, तो ये बड़े आश्चर्य की बात है। और दूसरी झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत पाई वो वैसी। प्रतिष्ठा जी, आप देखना ही नहीं चाहती है पूरी दुनिया के। कैसे बीच में बोले आप मदन जी, कैसे? मदन जी, ये गलत बात है, ये गलत बात है मदन जी, बहुत गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मुश्किल ये है प्रतिष्ठा जी, मीना जी, आपने उस टाइम में स्टार्टिंग में बोलने के बाद आपने 3-4 क्वेश्चन खड़े किए थे कि लोग इस चीज को देख रहे हैं, राजेंद्र गुड़ा बीजेपी के नेता के से आशीर्वाद ले रहे हैं, या उन्होंने जारी वहां पर दिखाई, वो बहुत सारे क्वेश्चन उठाए थे, लेकिन एक ही बात का जवाब देती हूँ कि आज कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारूकी क्या, सबके सामने दिख रहा है कि बीजेपी के नेता से आशीर्वाद लेने सब देख रहे हैं। अगर उनको किसी ने मारा है, ऐसा कोई वीडियो है, तो मदन प्रजापति जी अक्सर के सामने लेके आए कोई, हमने तो ऐसा वीडियो मैंने आज तक नहीं देखा। आपके चैनल भी बहुत सारे हमारे न्यूज चैनल हैं, उन पर भी कहीं नहीं आया कि उनके ऊपर बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं जैसे स्टेटमेंट, फिर वो अपने स्टेटमेंट से खुद बदलते भी है। तो ये सारी चीजें भी देश और जनता देख रहे हैं। ये कोई भी मान लो कि मैं सोचूं या कोई भी XYZ, तो हम कहेंगे पब्लिक वही बेवकूफ है। प्रतिष्ठा जी, वैसे तो कार्यक्रम को खत्म करने का समय हो गया है। एक घंटे में हमने कितनी प्रोडक्टिव बातचीत की, ये आप लोग जरूर अपने वीडियो को देखिएगा। और आप लोग एक बात और सुनिए, आप लोगों को देश की, प्रदेश की जनता देखती है, सुनती है, आपसे उम्मीदें करती हैं कि आप पार्टी का और सरकार का और पक्ष रखेंगे। और आप लोग जब छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं, तुमने ऐसे बोला, आपने ऐसे बोला, तो जो मुद्दे की बात है वो रह जाती है। लेकिन एक बात आखिरी जरूरी बात, क्योंकि प्रतिष्ठा जी कह रही हैं कि कांग्रेस के मंत्रियों ने और विधायकों ने राजेंद्र गुढ़ा को मारा या नहीं मारा, इसका कोई वीडियो नहीं है। श्रीवत्सन जी, थोड़ा विस्तार से समझाइए, दिखाइए, बताइए। जी, उस वक्त मैं विधानसभा में था, अचानक ध्यान आकर्षण क्वेश्चन आवर खत्म हुआ था, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव चल रहा था। अचानक राजेंद्र गुड़ा वहां आए और आते ही पहले तो अपनी सीट, उनके लिए कोई रिजर्व सीट नहीं थी क्योंकि जब तक मंत्री थे एक निर्धारित सीट थी, लेकिन जब बर्खास्त हो गए तो उनके लिए अलग से सीट नहीं थी, तो वे कोई एक जगह खाली थी, उस जगह जाके बैठ गए। अचानक जैसे ही प्रश्नकाल खत्म हुआ, स्पीकर ने ध्यान आकर्षण के जो प्रस्ताव के 10-12 नाम पढ़े, उस वक्त वे स्पीकर के पास चले गए। पहले तो स्पीकर को बोला कि मुझे कुछ बोलना है। नियम तो यही कहता है कि यदि किसी मंत्री को बर्खास्त कर दिया जाता है तो उसके पास पूरा अधिकार होता है अपनी सफाई देने का विधानसभा में, क्योंकि विधानसभा चल रही थी। वो बता सकता है कि क्यों हटाया गया, किन कारणों से हटाया गया, क्या स्वेच्छा से हटाया या हटाया गया। तो वे विधानसभा अध्यक्ष के पास जाकर उन्हें बोलने के वक्त देने की मांग करने लगे, तो विधानसभा अध्यक्ष ने मना कर दिया कि अभी नहीं, क्योंकि अभी की कार्रवाई ऑलरेडी लिस्टेड है, जो कुछ होना है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। उसके बाद वे अचानक लाल डायरी अपने साथ लेके आए और बार बार स्पीकर से उलझते रहे कि मुझे इस टेबल पर इस लाल डायरी को टेबल करना है, पटल पर रखना है। लेकिन स्पीकर ने कहा कि आप मेरे चैम्बर में आइए। उसके बाद क्योंकि आपके जो आरोप हैं इस लाल डायरी को लेकर वे काफी गंभीर हैं, ऐसे ही हवा में कोई आरोप आप लगाएं और उससे जुड़े बिना सबूत को नहीं देकर मैं कैसे इतने बड़े पूरे सरकार पर ये आरोप का आपको कर दूं, आप मेरे चैम्बर में आइए। लेकिन वे वहीं पर उलझते नजर आए। अचानक जब शांति धारीवाल मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, वे स्वायत्त शासन मंत्री भी हैं, जैसे ही वो अपनी जगह पर उठे राजेंद्र गुड़ा को चुप कराने के लिए कि आप स्पीकर के वेल में जाके वे इस तरह से बहस में उलझे हैं, इन्हें हटाइए कहने के लिए उठे, अचानक राजेंद्र गुड़ा दौड़कर मंत्री शांति धारीवाल के पास पहुंचे। एक जो माइक लगा रहता है मंत्रियों के टेबल के आगे बोलने के लिए, उस माइक को इन्होंने नीचे करने की कोशिश की और उसी दौरान मंत्री शांति धारीवाल के हाथ से कागज भी छिटक गया और उस वक्त उन्होंने ऐसे झटका देने की कोशिश की तो हाथ पकड़ा गया। राजेंद्र गुड़ा ने शांति धारीवाल का हाथ पकड़ा। उसके बाद रफीक खान आए। रफीक खान ने राजेंद्र गुड़ा के साथ कुछ सख्ती दिखाई, उन्हें खींचकर अलग ले जाने की कोशिश की। अमीन कागजी आए और उसके बाद 30 से 40 विधायक और मंत्री सभी
शांति धारीवाल को बचाने के लिए उस जगह पर आ गए। इस बीच में जब ये पूरा हंगामा चल ही रहा था, विधानसभा स्पीकर ने कार्रवाई स्थगित कर दी और खुद उठकर चले गए, लेकिन यह पूरा हंगामा तब तक चलता रहा और ये उस बीच में राजेंद्र गुड़ा के हाथ से लाल डायरी छीन ली गई। यह लाल डायरी किसके पास है, कहां गई, किसी को भी नहीं पता। विधानसभा के अंदर हुआ है, निश्चित तौर पर विधानसभा की प्रॉपर्टी है। तो यह पूरा मामला था। और उसके बाद अब बीजेपी वाले भी देखिए, लाल डायरी के बहुत सारी लाल डायरी बाजार से खरीद के लेकर आए, लहरा रहे थे और लाल डायरी के राज खोलने की मांग कर रहे थे। अगर कुछ होता तो ये मंत्री राजेंद्र गुड़ा को स्पीकर के पास चले जाना चाहिए था और बताना चाहिए था इस लाल डायरी में ये कागज है, इन लोगों के नाम है, मैं कार्रवाई चाहता हूं। लेकिन वे नहीं गए और वहीं पर उसे टेबल करने की मांग करने लगे, बहस में उलझे रहे और यही बहस इस पूरे झगड़े का कारण भी हुआ और उनके हाथ से तो लाल डायरी गई। लेकिन अभी भी मैं मदन जी से एक सवाल पूछूंगा और प्रतिभा जी से भी पूछूंगा, क्योंकि आप दोनों एक सत्तारूढ़ पार्टी, एक मुख्य विपक्षी दल हैं। क्या इस लाल डायरी का राज कभी जनता को पता लग पाएगा गहलोत सरकार की तरफ से, क्योंकि उन पर लगे आरोप तो काफी गंभीर हैं। और क्या मदन जी, प्रधानमंत्री खुद बोल चुके हैं 24 घंटे पहले, ये पूरा लाल डायरी का इश्यू फ्राइडे नाइट को सबसे पहले हमने ही राजेंद्र गुड़ा के उदयपुर वाटिका जाके उनके घर जाके रात को 12:30 बजे इंटरव्यू लिया था और लाल डायरी की उस पर बात कही थी उन्होंने। तो प्रधानमंत्री कहे हुए 24 घंटे हो गए ये बयान दिए लाल डायरी पर, तो क्या इनकम टैक्स के अधिकारियों का बताना फर्ज नहीं बनता कि उन्होंने कंप्लेंट क्यों नहीं दर्ज कराई थी जब कार्रवाई के दौरान पूरी छीनी गई थी, और क्यों नहीं बताया, और अब क्यों धर्मेंद्र राठौड़ या राजेंद्र गुड़ा के खिलाफ केस बुक नहीं कर रहे और कब तक करेंगे? क्योंकि लाल डायरी का राज तो सामने आना जरूरी है, आरोप काफी गंभीर है आरोप है तो सामने है, नहीं है तो कम से कम ये मामला। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, मदन जी और शिवरसन जी, प्रतिष्ठा जी, दोनों ही इस सवाल का जवाब देने से अभी तो कम से कम सक्षम नहीं है, ये कहना चाहिए। दोनों कह रहे हैं कि नहीं सक्षम है, भविष्य की गर्भ में है, लेकिन भविष्य की गर्भ में इसका जवाब एक ये कि खुद ये सच कबूल कर चुके हैं। भाई अपराधी सच को कबूल कर रहा है कि मैं निकाल के लाया तो अपराधी है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात, कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई राज्य की सरकार भी कर सकती है। राज्य की सरकार, मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय नहीं है क्या? लेके आए हैं, वो कह रहे हैं कि हमने उनसे छीना है इनसे, तो इसी सबूत दे सफाई दे कि उनके मुख्यमंत्री के पास तो गृह मंत्रालय है ही नहीं। ये सब मुख्यमंत्री सुन रहे हैं। कार्रवाई राज्य सरकार भी कर सकती है और केंद्र सरकार भी कर सकती है। दोनों मीना जी देखिए, सरकार मैं फिर से एक बार इंटरप्ट करने को सॉरी मैं चाहते हुए कहूंगा, मैं कह रहा कि इसमें पूरे मामले में एसओजी जो विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले की जांच कर रही है और इनकम टैक्स की कार्रवाई के दौरान ये घटना हुई है, ये दोनों जांच एजेंसियां क्यों चुप है? क्योंकि राजनीतिक दल मान लिया आरोप प्रत्यारोप में उलझे हुए हैं। जांच एजेंसियों को तो अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए और जांच एजेंसी काम तभी करेगी जब उन्हें इशारा मिलेगा। एक जांच एजेंसी मुख्यमंत्री के इशारे का इंतजार कर रही है, दूसरी जांच एजेंसी प्रधानमंत्री के इशारे का इंतजार कर रही है। बेचारे प्रवक्ता सीमा है उनकी, सीमा समझी जा सकती है। लेकिन इस बार क्या राजस्थान की जनता प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बहकावे में आएगी? क्या इनके लगाए गए आरोपों के तथ्यों की जांच हो पाएगी? क्या चुनावों से पहले लाल डायरी का किस्सा खुल पाएगा, राज खुल पाएगा? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब इस प्रदेश की जनता को जानने चाहिए वोट देने से पहले, और अपने मताधिकार का प्रयोग करते समय ये सोचना चाहिए कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें किस आधार पर अपने सरकार को चुनना है और किस राजनीतिक दल को यहाँ पर लेकर आना है। न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। कल शाम फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।